फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ हमारा जो है यूनिट 4 का चैप्टर, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इससे पहले मैंने उस पर 2-3 वीडियो बना दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। क्योंकि उसमें बहुत सारे चार्ट थे, बार ग्राफ, पाई चार्ट, सर्कल चार्ट, सरफेस ग्राफ, ये सारे जो चार्ट थे तो ये सब मैंने पढ़ा दिए हैं। आप उसको देख सकते हैं सर्च करके, या फिर प्लेलिस्ट में जाके CC5 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अगला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, वो है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से और एकदम सही तरीके से समझाऊंगी, जो सही है। मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बताऊंगी, तो आप इसको देखिए एकदम अच्छे से। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा टॉपिक जो है, वो है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको सारे सिलेबस करवाया जाएगा एकदम आराम से, और सारा सिलेबस आपको सही तरीके से कराया जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का होता क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब होता क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखिए, जो हिंदी में देखना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में भी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिया हुआ है। द टर्म फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी जो टर्म है, ये इसका मतलब क्या है, तो इट रिफर्स का मतलब कि इसका मतलब है हाउ फ्रिक्वेंटली समथिंग्स ऑकर्स, मतलब कितने जल्दी फ्रिक्वेंटली, मतलब कितने जल्दी कोई चीज़ जो है अकर्स हो रहा है, मतलब कितने जल्दी मिल रहा है, कितनी जल्दी घटित हो रहा है। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इज दैट द नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ ए डेटा वैल्यू, मतलब कोई भी एक डेटा वैल्यू कितनी बार घटित हो रहा है, नंबर ऑफ ऑकरेंसेज है, मतलब कि घटित होने की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंटली द ऑब्जर्वेशन अपीयर्स इन द डेटा। तो फ्रीक्वेंसी जो है, ये आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आपको बताता है कि कितनी बार जो है कोई भी डेटा घटित हुआ है। ठीक है, कितनी बार कोई भी डेटा घटित हुआ है, सिंपल यही है, आपको बस यही है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल के से आपको समझाती हूँ। पहले आप यहाँ पे इसका हिंदी देख लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति या बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी में समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको MCQ क्वेश्चन बनाना है ना, तो आप एक कॉपी बना लीजिए जिसमें सारे जो है समरी टाइप का, जो मैं बता रही हूँ नोट्स, आपको पूरा अगर नहीं उतारना तो मत उतारिए, लेकिन आप एक नोट्स बना लीजिए समरी टाइप का, जिसको आप रिवाइज कर लो। हिंदी में बनाना तो हिंदी बना लीजिए, इंग्लिश में बनाना तो इंग्लिश बना लीजिए। तो एक समरी टाइप का बना लीजिए आप एक कॉपी में, हर एक चैप्टर का नाम लिख के, ताकि आपको जो है लास्ट में आप रिवाइज करके जाइएगा ना उसको, तो फिर आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे फैक्ट आप लिख लीजिए, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आपके, वो पॉइंट से बन जाएंगे। तो जैसे कि आप ये पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो आवृत्ति शब्द का अर्थ है कि कितनी बार कुछ घटित होता है, अर्थात आवृत्ति डेटा मान की घटनाओं की संख्या है। डेटा मान की घटनाओं की संख्या है क्या, आवृत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता भी, या फिर इंग्लिश में बोले तो फ्रीक्वेंसी भी। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे आप हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये एक तरह का आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 1 2 3 4 6 8 9 8 5 1 1 8 0 6 8। ठीक है, इतना आपको डेटा दिया हुआ है। तो आप बताइए कि कोई भी डेटा कितनी जल्दी अकर हो रहा है, कितनी जल्दी मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1 जो है आपको एक बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, 1 आपको 3 बार मिला, 2 एक ही बार मिला, 3 एक ही बार मिला, 4 एक ही बार मिला, 6 2 बार मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मिल गया 8, और 9 एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, 0 भी एक ही बार है। तो आपका सबसे ज़्यादा क्या मिला, 8 ना मिला, सबसे ज़्यादा क्या मिला, 8। तो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया 8। फ्रीक्वेंसी 8 नहीं होगा, सॉरी, फ्रीक्वेंसी 8 नहीं होगा, यहाँ पे 8 हमारा ये हो गया कि ये डेटा जो है हमारा, ये कहलाएगा, ये जो है नंबर ऑफ ऑकरेंसेस कितना है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं ये ऑकर हो रहा है। तो नंबर ऑफ ऑकरेंसेस होता है फ्रीक्वेंसी की, कितनी बार वो घटित हुआ है, तो कितनी बार घटित हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ठीक है ना, 4 यहाँ पे लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह पे कितना लिख देंगे, 4।
हमें पहले देखना है कि कौन सा डेटा जो है सबसे ज़्यादा बार घटित हो रहा है, कितनी ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो वो 8 था, तो अब गिनना होगा कितनी बार आ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे लिखा हुआ था कि द नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी बार आ रहा है, तो वो 4 बार। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल भी। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी देख लीजिए, हो सके आपके आ जाए। मैं ना एक भी टॉपिक आपको छोड़ नहीं रही हूँ, जितना मुझे मिल पा रहा है मैं आपको सब बता रही हूँ, क्योंकि आपके में ये सिलेबस में ये नोट नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी के अगर हम लोग हल्का अंदर जाएँ तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका आता है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए इन स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स में, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए ग्राफिकल और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि स्टैटिस्टिक में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका ग्राफिकल या फिर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शित करने का साधन है एक तरह से। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसे आप एक ग्राफ बना के या फिर एक टेबल बना के, मतलब कि डब्बा टाइप का, इस टाइप का आप ऐसे समझ लो, ऐसे टाइप का कॉलम बना के और इसको डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 14, इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को ही आप ना डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन ए गिवन इंटरवल, तो एक गिवन इंटरवल के बाद जो डेटा हमारा मिल रहा है तो उसे एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फिर उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या आ रहा है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ भी बहुत भारी भरकम वर्ड आपको मिल गया। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है देख के डर जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है, मैं आपको बिल्कुल ही आसान में समझाऊंगी। ठीक है। देखिए पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे मेजर दिया था, पहले हम समझते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इट इज स्टेटेड एज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट्स द सिंगल वैल्यू ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन और ए डेटा सेट। ठीक है। ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, ये पूरे डेटा को आपको एक दिखाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारे डेटा में। ये पूरे डेटा का ऊपर से आपको ओवरव्यू देता है, मतलब कि आपका क्या हो रहा है उस डेटा में, जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कितना डेटा है, ये पूरा उसका ओवरव्यू देता है। ठीक है। रिप्रेजेंट करता है हर एक वैल्यू का एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, क्या उसमें क्या भी जो कुछ भी है ना पूरा डेटा आपका, उसको ओवरव्यू करता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर डेटा इन द डिस्ट्रीब्यूशन। एंटायर मतलब पूरा, तो पूरे डेटा को जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो डिस्क्रिप्शन देता है कि उसके बारे में सब कुछ आपको बताता है कौन? सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सांख्यिकी मापन में, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट में कहा गया है कि इसका उद्देश्य, मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी का उद्देश्य वितरण में संपूर्ण डेटा का सटीक विवरण प्रदान करना है, करे या फिर प्रदान करना है। ये जो सेंट्रल टेंडेंसी का उद्देश्य है ना, जो उसका मेन रीज़न है वो यही है कि पूरे डेटा का, संपूर्ण डेटा का सटीक एक सही तरीका से आपको विवरण दे सके, विवरण प्रदान कर सके कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। बस वही है आपका सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है? पूरे डेटा का एक सही आपको एक्यूरेट आपको डिस्क्राइब कर सके, एक्यूरेट आपको डिस्क्रिप्शन दे सके, वही सेंट्रल टेंडेंसी। आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आप अच्छे समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिए यहाँ हमारे में टॉपिक दिया हुआ था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम पहले सेंट्रल टेंडेंसी को समझते तब ना। अब देखिए यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी को मुख्यतः है ना 3 भाग में इसको बांटा गया है। बांटा गया नहीं कह सकते, मतलब कि 3 भाग में रिप्रेजेंट होता है सेंट्रल टेंडेंसी को। अभी मैंने बताया ना कि पूरा डिस्क्रिप्शन को बताता है। तो कोई भी अगर डेटा सेट है तो उसके डिस्क्रिप्शन को कभी हम लोग मीन से दिखाते हैं। ठीक है। कभी हम लोग मीन से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी हम लोग को मीडियन से रिप्रेजेंट करना होता है, कभी हम लोग को मोड से रिप्रेजेंट करना होता है। तो पूरा जो उसका विवरण है ना सेंट्रल टेंडेंसी का, पूरा जो डेटा है, तो सेंट्रल टेंडेंसी की ही मदद से हम लोग उसका पूरा विवरण देते हैं, पूरा उसको एक्सप्लेन करते हैं, पूरा इसके बारे में बताते हैं। तो हम लोग मीन, मोड और मीडियन के माध्यम से उसको बता सकते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। तो मीन, कभी कभी मीन निकाल सकते हैं, कभी मीडियन, कभी मोड। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है आपका मीन, मीडियन, मोड भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। अब आज की वीडियो में इतना ही रहेगा।
अभी मैंने आपको लगभग जो है सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। बस आपका यूनिट 5 में ज्योमेट्री है, वो बस थोड़ा सा है। और यूनिट 3 में जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है वो भी आपका बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्द ही कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है इंटरनल, तो बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी आपके कंप्लीट करने की। और आप ध्यान दें कि मैं बिल्कुल भी आसान भाषा में बता रही हूँ आपको। ऐसा आपको यूट्यूब पे अभी कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सारे टॉपिक को, इस तरह से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा एक्सप्लेनेशन, हिंदी और इंग्लिश में दोनों साथ में। तो आप देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और एकदम अच्छे से आप समरी टाइप का नोट बना लीजिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको और भी वीडियो देखना है इसका, यूनिट 1 लॉजिक है, यूनिट 2 CS एंड नंबर सिस्टम है, तो उसमें जो है मैंने प्लेलिस्ट में बना दिया है CC5, या फिर आप सर्च कर सकते हैं CS एंड नंबर सिस्टम बाय रूमी अय्याज, या फिर लॉजिक यूनिट 1 बाय रूमी अय्याज, ऐसा सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं ये जब CC5 पूरा हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन लूँगी, ठीक है ना। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन लूँगी एकदम अच्छे तरीके से। सारे क्वेश्चन जो रहेंगे ना, वो आपको मैं ऐसा बना रही हूँ सारे क्वेश्चन को जो आपके एकदम एग्ज़ाम से रिलेट करेंगे, उसी के पैटर्न में मैं तैयार कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा और कनेक्ट रहिएगा ताकि आपको क्वेश्चन टाइम पे मिल सके, ठीक है। थैंक यू।